नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के अगेंस्ट में एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। नाउ एक नॉर्मल कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट इशू होना आप लोग हमेशा सुनते रहते होंगे, न्यूज में आता रहता होगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अरेस्ट वारंट इशू होने का क्या मतलब है वो मैं बताऊंगा आगे आप लोग को इस वीडियो में। उसके अलावा आप लोग हमेशा ये नाम सुनते होंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया या फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो गया पीसीए। इन सब में क्या अंतर है ये भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। प्लस इस पूरी डेवलपमेंट को, पुतिन के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू होने को इंडिया के एंगल से भी हम लोग समझेंगे कि इंडिया पे इसका क्या असर पड़ सकता है। तो ये सब प्लस इसके अलावा बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। दरअसल देखो, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि 2002 में सेटअप किया गया था, हॉग नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। रोम स्टैच्यू वो इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके बेसिस पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि इस कोर्ट को पावर देती है और दुनिया का ये पहला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इकलौता इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इस समय भी। ये कोर्ट किसी इंडिविजुअल या फिर किसी लीडर के कह लीजिए उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करता है। वॉर क्राइम्स हो गया या फिर जेनोसाइड हो गया या फिर इसी तरीके के बाकी जो क्राइम्स हो गए, उसमें इस लीडर की कितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन है उसके लिए डिसीजन लेता है, उसके लिए ये कोर्ट है। एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि किसी कंट्री के अगेंस्ट में नहीं, किसी इंडिविजुअल या फिर किसी लीडर को कह लीजिए उसके अगेंस्ट में सिर्फ ये जो डिसीजन है वो सुनाता है। इस कोर्ट ने हाल में ही क्या किया है कि अरेस्ट वारंट इशू किया है पुतिन के अगेंस्ट में और इसने ये कहा है कि हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि मिस्टर पुतिन जो है इनने क्रिमिनल एक्ट कमिट किया है, डायरेक्टली भी और बाकी लोग के द्वारा यानी इनडायरेक्टली भी। प्लस इस कोर्ट ने ये भी अक्यूज किया पुतिन को कि ये फेल कर गए अपने प्रेसिडेंशियल पावर का इस्तेमाल करके इस क्रिमिनल एक्ट को रोकने में। नौ सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर किया क्या है पुतिन ने और किस क्रिमिनल एक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। तो दरअसल हुआ क्या है ना, लास्ट ईयर फरवरी से आप लोग को पता होगा कि रशिया और यूक्रेन में जो वॉर है वो छिड़ी हुई है। रशियन ट्रूप ने यूक्रेन पे एंट्री किया, उसके बाद से ही रशिया पे ये इल्जाम लग रहा है कि रशियन ट्रूप जो है वो बहुत ज्यादा इनह्यूमन बिहेवियर कर रही है यूक्रेन के जो सिविलियंस है उनके साथ बहुत गंदा बर्ताव किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी इल्जाम लग रहा है कि जितना एरिया जो यूक्रेन का रशिया ने कैप्चर किया है या फिर बाकी एरिया भी जिसको रशिया के ट्रूप एक टाइम तक कैप्चर करके बैठे थे, वहां पर जो यूक्रेनियन थे उनको डिपोर्ट किया गया है इस जगह से हटा के फोर्सफुली रशिया के दूसरे पार्ट में। इस अरेस्ट वारंट में भी यही लिखा है कि पुतिन के टाइम पे फोर्सफुली यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है उनको डिपोर्ट किया गया। इसमें स्पेशली चिल्ड्रन का मेंशन है कि जो चिल्ड्रन थे उनको डिपोर्ट किया गया फोर्सफुली। और ये जो फोर्सफुली डिपोर्टेशन है ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर आता है। और इस अरेस्ट वारंट का मतलब है कोर्ट कह रही है उसके जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनसे इस आदमी को पकड़ो, इसको अरेस्ट करो और हमारे सामने लेके आओ। उसके बाद ये जो केस है इसका ट्रायल चलेगा और फिर उसके बाद पता चलेगा कि पुतिन जो है वो दोषी है या नहीं है। यानी अभी कोर्ट ने ये नहीं कह दिया कि पुतिन जो है वो दोषी ही है। अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कहना है कि हम लोग जो ट्रायल है वो चलाएंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा। और सिर्फ पुतिन पे ही नहीं, पुतिन के अलावा रशिया के कमिश्नर ऑफ चिल्ड्रन राइट जो है मारिया लवोवा बेलालोवो, उनके अगेंस्ट भी अरेस्ट वारंट जो है वो इशू किया गया है। इसके बारे में और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दूं कि रशिया ने तो तुरंत इसको जो ये अरेस्ट वारंट है, ये जो एलिगेशन है जो कोर्ट ने कहा है कि हमें लगता है पुतिन ने ऐसा किया है, उसको पूरी तरीके से डिनाइड कर दिया है, उसको आउटरेजस कहा है और मीनिंगलेस कहा है। और रशिया जो है वो पहले से भी इस चीज को डिनाई करते आ रहा है। जब जब ये एलिगेशन लगे रशिया पे कि वॉर क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं रशियन ट्रूप्स द्वारा या फिर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है यूक्रेन के लोगों को, इन सब से रशिया हमेशा डिनाइड करता गया है कि कोई भी डिपोर्टेशन नहीं हो रहा है, कोई भी टॉर्चर नहीं हो रहा, ये सब फॉल्स एलिगेशन है। इसके अलावा जो बाइडेन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, इनने इस चीज को जस्टिफाइड कहा है। इनने इस चीज का मेंशन किया है कि हालांकि यूएसए जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये जो अरेस्ट वारंट है ये एक स्ट्रांग पॉइंट शो करता है। देखो आप लोग को बताऊं मैं, जैसे यूएन में 193 मेंबर है ना, इसमें जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसमें 193 से बहुत ज्यादा कम 123 मेंबर है। रशिया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इस जैसे और भी कंट्रीज जो है, इवन की यूक्रेन भी हो गया, ये सब इस रोम स्टैच्यू की सिग्नेटरी नहीं है, यानी कि इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर नहीं है। लेकिन यूक्रेन ने हाल में ही ये कहा है कि ये जो करंट जो सिचुएशन है इसमें हम लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसी के बाद से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है इस पे अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको चालू किया है और अभी फिर इसके लिए इन दोनों रशिया के लीडर पे अरेस्ट वारंट जो है वो इशू किया है। नाउ क्वेश्चन मे कम्स इन योर माइंड कि इससे अब होगा क्या ये जो अरेस्ट वारंट है इसके बाद पुतिन अरेस्ट हो जाएंगे, क्या इसका इंडिया पे भी असर पड़ेगा या फिर इंडिया भी हेल्प कर सकता है पुतिन के अरेस्ट में?
देखो क्या है ना कि पहली बात तो अरेस्ट जैसा कुछ मेरे को तो नहीं लगता होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसके काम करने का तरीका क्या है कि इसके 123 मेंबर है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। ये जिसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू करता है, इसका क्योंकि खुद का कोई पुलिस फोर्स है नहीं, इसलिए अपने 123 मेंबर को ये कहता है कि व्यक्ति जब भी आपके यहाँ आए या फिर कहीं से भी आप इसको पकड़ ले तो इसको तुरंत अरेस्ट करें और हमारे सामने लेके आए। यानी कि ये अपने जो मेंबर कंट्रीज है उन पे डिपेंड रहता है। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि रशिया तो इसका मेंबर है नहीं, रशिया सिग्नेटरी है नहीं रोम स्टैच्यू का, और रशिया अगर होता भी तो पुतिन जो है वो तो खुद ही पावर में है, कहां से पुतिन को ये अरेस्ट कर पाते हो रशिया के सिग्नेटरी होने के बाद भी। लेकिन क्योंकि अब रशिया है नहीं और दूसरा रशिया पे और पुतिन पे ऑलरेडी कई देशों में सैंक्शन लग चुके हैं, तो बहुत कम ही चांसेस है कि पुतिन जो है वो किसी ऐसी कंट्री में कहीं जाए जो कि इसकी मेंबर हो। और कल को अगर जाते भी है तो एक आखिरी इसमें जो फैक्टर काम करता है वो ये कि जो इसकी मेंबर कंट्रीज है वो भी एग्री करती है कि नहीं कि हम लोग ठीक है इसको अरेस्ट, इस व्यक्ति को अरेस्ट करके देंगे कि नहीं। ये उस कंट्री पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बताओ तो उमर अल बशीर एक सुदानिश लीडर थे, सुदानिश हेड ऑफ द स्टेट थे। इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला था आईसीसी ने 2009 में, लेकिन उसके बाद ये साउथ अफ्रीका, जॉर्डन जैसी कंट्री को विजिट भी करते हैं, लेकिन दोनों ही कंट्री इनको ना अरेस्ट करती है और ना ही इनको सौंपती है आईसीसी को, जबकि ये दोनों कंट्रीज ही सिग्नेटरी थी रोम स्टैच्यू की, यानी कि आईसीसी की मेंबर थी। उसके बाद 2019 में जब ये हेड ऑफ स्टेट नहीं भी रहते हैं, जब हटा दिए जाते हैं, तो उसके बाद भी जो सूडान है वो भी नहीं इनको हैंड ओवर करता है आईसीसी को। तो कहने का मतलब है कि जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो भी पूरा अपने मूड के हिसाब से काम करती हैं। उनका मन करता है तो इसको ऑब्लाइज भी करती हैं और नहीं मन करता है तो इसको ऑब्लाइज नहीं करती हैं, क्योंकि आईसीसी के पास खुद की कोई पुलिस फोर्स नहीं है, तो ज्यादा ये कुछ कर नहीं पाती उसके बाद। तो एक तो पुतिन अभी जब तक वॉर चल रहा है तब तक कहीं जाने नहीं वाले इतनी जल्दी किसी दूसरी कंट्री में। दूसरा जो ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज हैं इसकी जो मेंबर्स भी हैं उनने ऑलरेडी पुतिन पे सैंक्शन लगा रखा है, तो कोई खास इसका असर पड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं होने वाला कि पुतिन जो है वो कल को अरेस्ट होने वाला है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये जो आईसीसी है ये पूरी तरीके से टूथलेस है या फिर फर्जी है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें इससे पहले कन्विक्शन हो गया, अरेस्ट हो गया, ट्रायल हो गया, ये सब चला है। फॉर्मर लिबेरियन वॉरलॉर्ड टर्न प्रेसिडेंट जो थे टेलर, उनको इस कोर्ट ने कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया था, उनको अरेस्ट भी हुआ था। उसके बाद साइबेरिया के प्रेसिडेंट स्लोबार्डली मिलोसेनिक जो है उनको भी अरेस्ट किया गया था और इनकी जो डेथ है वो भी हो गई थी सेल में जहां पर इनको रखा गया था। ऐसे ही टोटल 40 लीडर्स जो है उन पे एक्यूजेशन लग चुका है आईसीसी में। 17 ऐसे हैं इनमें से जिनको डिटेन किया जा चुका है, उसके अलावा 10 ऐसे हैं जो कि कन्विक्टेड भी पाए गए हैं। यहाँ मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये जो 40 लीडर हैं जिनके खिलाफ एक्यूजेशन लगे हैं, इनमें से सिर्फ पुतिन को अगर हम लोग हटा दे तो बाकी 39 जो लीडर्स हैं वो सारे के सारे अफ्रीकन लीडर्स हैं। ये मैं आप लोग को इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पे पहले भी बहुत बार इस तरीके के इल्जाम लग चुके हैं। इसको ये कहा जाता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके हाथों में बस एक कठपुतली की तरह है। हालांकि यूएसए जो है वो इसको पसंद नहीं करता। यूएसए जो है वो आईसीसी के बहुत ज्यादा खिलाफ है। ट्रंप ने तो आईसीसी पे सैंक्शन लगाने की बात कर दी थी और इसके जो कर्मचारी थे, वर्कर थे, जो जजेस थे, उन पे भी सैंक्शन लगाने की बात कर दी थी। और जिसका कारण था अफगानिस्तान में यूएसए की जो फोर्स थी उस पे काफी ज्यादा एलिगेशन लग रहा था कि यूएसए की फोर्स जो है वहां पर वो रेप करती है, एट्रोसिटीज बाकी तरीके की करती है अफगानी लोगों पे। और उसकी बात जब आईसीसी में होने लगती है तो यूएसए फिर इसके खिलाफ बोलता है, इस पे सैंक्शन लगाने की बात करता है। तो यूएसए का ये रवैया है। लेकिन उसके बाद भी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसको वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में जो एक कठपुतली है उसकी तरह देखा जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को न्यू कॉलोनियल फोर्स जो है वो कहती हैं। और एक ऐसा जनरल परसेप्शन है जो लोअर इनकम कंट्रीज है उनके अंदर कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नया टूल है इंपीरियलिज्म का। हाल में ही केन्या में क्या हुआ था कि केन्या के जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे विलियम रूटो और प्रेसिडेंट थे केन्याता, उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन जो है वो इस कोर्ट में चला था। लेकिन उसके बाद केन्या ने क्या किया कि अपने आप को विड्रॉ ही कर लिया इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये सब भी होता है इसमें, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। बायस्ड होने का इल्जाम लगता रहता है और इस पे एक तरीके से मीनिंगलेस होने का इल्जाम लगता रहता है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये जो पूरा इवेंट है पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू होने का, इसके अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें तो दरअसल क्या होगा कि एक तो सिग्नल जाएगा पूरे वर्ल्ड में कि ये रशिया यूक्रेन वॉर जो है इसमें कुछ ऐसा हो रहा है रशिया की तरफ से जो कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट में है। इसलिए उनका ध्यान भी इसकी तरफ आकर्षित होगा, वो भी फिर इस इशू को थोड़ा और सीरियसली लेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पुतिन
पुतिन का बाहर आना जाना किसी कंट्री में मुश्किल हो जाएगा, खासकर से उन कंट्रीज में जो कि इसकी मेंबर है, और बाकी कंट्रीज भी जो इसकी मेंबर नहीं है वो भी एक तरीके से थोड़ा मॉरल प्रेशर फील करेंगी इस डेवलपमेंट के बाद। क्योंकि अगर वो भी होस्ट करती हैं पुतिन को, तो उसके बाद जो ये 123 मेंबर कंट्री है, ये क्या कहेंगी? ये कहेंगी कि देखो जिस पे इतना बड़ा केस चल रहा है, जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, उसको ये कंट्री होस्ट कर रही है। तो ये कुछ असर है जो इसका पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके पास कोई फोर्स नहीं है और पुतिन जो है वो जल्दी कहीं बाहर जाने नहीं वाले, तो ओवरऑल अगर हम लोग बड़ा पिक्चर देखें तो कोई खास इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है रशिया पे। हाँ, इसको एक शुरुआत की तरह देखा जा सकता है पुतिन पे आने वाले टाइम पे बढ़ते हुए लीगल एक्शंस के। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया के एंगल से बात करें तो आप लोग को पता होगा कि सितंबर 2023 में G20 लीडर समिट होने वाली है इंडिया में ही, और इसमें पिछले कई टाइम से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है पुतिन भी आए। आप लोग को पता होगा कि लास्ट G20 समिट जो हुआ था बाली में, उसमें पुतिन नहीं गए थे, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है पुतिन भी आए। अब हालांकि इंडिया ने जो ये रोम स्टैच्यू इस पे साइन नहीं किया है, इसका ICC का मेंबर नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया एक मॉरल प्रेशर भी फील करेगा इंडिया पुतिन को होस्ट करने में, और हो सकता है कि उसी के लिए ये सब करवाया गया ही हो, इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए कि इंडिया भी धीरे धीरे करके रशिया का जो साथ है वो छोड़े, ताकि रशिया जो है वो और ज्यादा कमजोर होता जाए। तो देखते हैं क्या होता है। ये जो लीडर समिट होने वाली है G20, उसमें क्या पुतिन आते हैं कि नहीं, क्या इंडिया इनको होस्ट करता है कि नहीं, क्या इंडिया की गवर्नमेंट किस तरीके से बिहेव करती है, ये सब तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन ये सोचना यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी कि पुतिन इंडिया में आए और इंडिया की जो गवर्नमेंट है यानी कि मोदी जी जो है वो इनको अरेस्ट करके दे दे ICC को। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत से रीज़न है इसके। एक तो इंडिया और रशिया के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, और इंडिया पे इसकी जिम्मेदारी है भी नहीं क्योंकि इंडिया इसके सिग्नेटरी नहीं है। ना लास्ट चीज जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि आप लोग ने ICJ, ICC और PCA यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये सब काफी ज्यादा सुने होंगे। ICJ का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें क्या होता है ना, ये एक UN की बॉडी है जिसको UN चार्टर 1945 के अंडर स्टैब्लिश किया गया था, और सारे UN मेंबर जो है वो इसके भी मेंबर है। एक सिविल कोर्ट की तरह ये है, ये दो कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करती है। जैसे आप लोग को याद होगा कुलभूषण यादव वाला जो मैटर था, हाल में ही इंडिया का एक ऑफिसर जो है वो पकड़ा गया था पाकिस्तान में, जिसके बाद पाकिस्तान का कहना था कि इसने काफी ज्यादा क्राइम किए हैं पाकिस्तान में और ये एक इंडिया का जासूस है। उसका केस फिर इस कोर्ट में चला। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं जिसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, उसका केस इसमें चलता है, और ये सिविल कोर्ट की तरह होता है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। उसके बाद दूसरा ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पहले ही। 1998 में रोम स्टैच्यू जो है उसको लाया गया था, और 2002 को ये स्टैब्लिश किया गया था। आफ्टर जितने रिक्वायरमेंट थे उतने मेंबर ने इसको रेक्टिफाई कर लिया। तो ये एक क्रिमिनल कोर्ट है, जैसा कि नाम में ही इसके मेंशन है, और ये एक लौता दुनिया का और पहला दुनिया का ये एक क्रिमिनल कोर्ट है। UN से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन UN की ऑब्जर्वर बॉडी का स्टेटस है इसके पास, और ये ह्यूमन राइट, जेनोसाइड, इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको डील करता है, और एक इंडिविजुअल के खिलाफ, एक लीडर के खिलाफ इसमें केस चलती है इंस्टेड ऑफ कंट्रीज के खिलाफ। इसको कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं, क्योंकि कहीं पर कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो जाहिर सी बात है उस कंट्रीज की भी कोर्ट होती है, वहां से फिर जब न्याय नहीं मिलता तब जाके इसमें ये मुद्दा उठाया जाता है। फिर उसके बाद है PCA यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन और लेजिस्लेशन में क्या अंतर है वो मैं आप लोग को बताऊं तो लेजिस्लेशन में होता है कि एक जज इन्वॉल्व होता है और फिर दोनों डिस्प्यूट पार्टी होती है, उनके बीच में ये सब चलता है। लेकिन आर्बिट्रेशन जो होता है उसमें कोई जज नहीं होता, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर होता है जो जज भी हो सकता है। लेकिन ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि जो दोनों डिस्प्यूटेड पार्टी होती है वो डिसाइड करती है कि कौन हमारा आर्बिट्रेटर बनेगा, कौन इस केस में सबसे ज्यादा न्यूट्रल रह सकता है, न्यूट्रल रह के डिसाइड कर सकता है। ऐसा ही ये है, इसमें जो आर्बिट्रेशन केस है वो होता है, ये दोनों डिस्प्यूटेड पार्टीज जो होती हैं उससे बात करता है, और उसके बाद जो आर्बिट्रेशन होता है वो देता है एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। इसको सेटअप किया गया था कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट के अंदर, और ये मेंबर स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट पार्टीज, इन सब के अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे टेरिटोरियल मैरीटाइम डिस्प्यूट, बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट जो होते हैं, उन सबको रिजॉल्व करता है। इंडिया का आप लोग ने एनरिका लेक्सी केस के बारे में सुना होगा। इटली के कुछ मरीन ऑफिसर्स ने शूट कर दिया था इंडिया के एक फिशरमैन को। उसके बाद ये जो केस है वो इसी में चला था, जिसमें इंडिया के अगेंस्ट में इसने जो जुरिस्डिक्शन है वो दी थी। तो इस तरह के केस इसमें चलते हैं। और एक कॉमन चीज जो आप लोग को मैं बताऊं इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि इन सब का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोग को मिलेगा हॉग, नेदरलैंड में। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।